हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है आरडीए, तो आरडीए की हमने कल जानकारी ली थी काफ़ी। आज इसके एमसीक्यू के ऊपर ही मैंने ये वीडियो बनाया है। इस एमसीक्यू के माध्यम से आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि आपको आरडीए के अकॉर्डिंग है कौन कौन से प्रश्न आपके किस तरीके से बनने वाले हैं और किन किन शब्दों के बारे में आपको अच्छी तरीके से इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करें ताकि मेरा चैनल है वो आगे थोड़ा सा प्रोग्रेस के अंदर आ सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आरडीए का एमसीक्यू है। तो आरडीए के ऊपर मैंने प्रश्न बनाए हैं कि आरडीए 2020 विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया था, यानी आरडी जो सारणी बनाई गई है 2020 की, जो नई सारणी बनी थी, उसको किन किन के माध्यम से, किन किन विशेषज्ञों के माध्यम से तैयार किया गया है। तो यहाँ पर ये 4 नाम हैं, जिसमें से आप WHO को जानते हो, IAP के द्वारा, NFHS और NNMB। आपको ये चारों नाम हैं वो याद रखने हैं। आपको ये शॉर्ट नेम में ही मिलेंगे कि ये चारों हैं वो किन किन विशेषज्ञों के द्वारा ये आरडीए सारणी है वो तैयार की गई है। तो मैंने डायरेक्ट आंसर ही लिखे हैं इनके ऊपर कि आरडीए सारणी है वो किन किन विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की गई है। तो आपको ये चारों नाम है NNMB, NFHS, WHO, IAP। तो इन चारों ने आरडीए सारणी के अंतर्गत अपनी भूमिका को निभाया है। दूसरा प्रश्न है, BMI की कमी के कारण जो 60 वर्ष की आयु की आबादी यानी आयु वाले जो लोग हैं उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता में कमी आई है। पुरुष व महिला के लिए BMR में कमी है। तो आपको यहाँ पे एक तो BMR के बारे में जानना है और एक BMI के बारे में जानना है। तो देखो, BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। ये बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? ये आपका होता है कि शरीर का जो आकार है और शरीर का जो वजन है, जो हमारा शरीर का आकार और वजन के अनुसार व्यक्ति की हमें वो प्रोग्रेस देखनी पड़ती है। BMR का मतलब है आधारीय उपापचय दर। तो ये किससे प्रभावित होती है? ये इसके अकॉर्डिंग प्रभावित होता है। तो ये भी आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर भी ये इसमें तो मैंने सिलेबस में नहीं देखा है आपका BMR क्या है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड वाले सिलेबस में है कि किन व्यक्तियों का BMR अधिक होता है और किन व्यक्तियों के अंदर BMR है वो कम होता है। इसका पूरा नाम है बेसिक BMI का तो बॉडी मास इंडेक्स हो गया, और इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट, बेसिक मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है इसको। आधारीय उपापचय दर लिख लो इसको, आधारीय उपापचय दर, रेट यानी दर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट इसको ये कहा जाता है। यानी जिन व्यक्तियों में ये शरीर के वजन और आकार, मैंने इसमें 2 मुख्य बिंदु है, जो जिन व्यक्तियों का वजन अधिक होता है उसका BMR कम होता है, और जिन व्यक्तियों का आकार मतलब लंबाई अधिक होती है और आकार लंबाई के अंदर जो व्यक्ति छोटे होते हैं तो छोटे व्यक्तियों का BMR है वो कम होता है और लंबे व्यक्तियों का BMR अधिक होता है। और इसके साथ ही जैसे शैशवावस्था है, शैशवावस्था, तो इसका BMR है वो बच्चे का ज़्यादा होता है। किशोर व्यक्ति का देखा जाए तो किशोर व्यक्ति का भी BMR है वो ज़्यादा मिलेगा। और अगर यहाँ पे बात हो रही है किसकी? वृद्ध व्यक्ति की, जो 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति है, उन व्यक्तियों की बात हो रही है। तो यहाँ पर 60 वर्ष की जो व्यक्ति होते हैं उनका वज़न भी कम हो जाता है
उनका जो क्रियाशीलता है वो भी उनमें कम देखी जाती है। तो इसलिए ये यहाँ पे पूछा गया है कि जो वृद्ध व्यक्ति है उसका बीएमआर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, पुरुष और महिला। तो पुरुष तो यहाँ पे पहले है और महिला यहाँ पे बाद में है। तो पुरुषों का तो बीएमआर है वो 10% कम होता है और महिला का जो बीएमआर है वो 9% कम होता है। इस प्रश्न को अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है कि 60 वर्ष से अधिक पुरुषों का बीएमआर है वो कितना कम होता है, या महिला है तो उनका बीएमआर कितना कम होता है। तो आपको ध्यान रखना है पुरुष का 10% और महिला का 9%। अगर गर्भवती महिला का पूछा जाए कि गर्भवती महिला का बीएमआर में वृद्धि होती है या कमी होती है, तो बीएमआर है उसका अधिक मिलता है क्योंकि बच्चे की क्रियाशीलता है उसके शरीर के अंदर हमेशा बनी रहती है। किशोर का पूछा जाए और अधिक क्रियाशील व्यक्ति का पूछा जाए तो अधिक क्रियाशील व्यक्ति का भी बीएमआर है वो अधिक होता है, जबकि जो कम क्रियाशील व्यक्ति है उसका बीएमआर है वो कम देखा गया है। इसके साथ साथ आपको एक, अगर आपके टेम्परेचर में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका बढ़ रहा है तो आपका बीएमआर में 7% है वो वृद्धि होती है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बढ़ने पर आपका बीएमआर में 7% वृद्धि होती है, यानी बुखार की स्थिति में। अब आप इससे समझ सकते हो कि जितना ज़्यादा तेज़ बुखार होगा व्यक्ति का बीएमआर है वो उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मोटे व्यक्ति का बीएमआर है वो कम मिलता है क्योंकि मोटा व्यक्ति क्या होगा, क्रियाशील कम होगा जितना, क्योंकि उसके अंदर फैट है, फैट के रूप में ही उसका जो वज़न है वो बढ़ा रहता है और उसके कारण उसका जो बीएमआर है वो कम देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न है वो पूछा जा सकता है कि किस स्थिति के अंदर बीएमआर अधिक होता है और किस स्थिति में बीएमआर है वो कम देखा गया है। इसके साथ मैंने अगला प्रश्न लिया है कि आरडीए 2020 में शिशुओं के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है, यानी शिशु के लिए विटामिन की कितनी आवश्यकता होती है। एक तो शिशु के नाम से ही आपको देख लेना है कि शिशु क्या है। शिशु 1 साल तक का बच्चे को कहा जाता है शैशवावस्था। तो इसमें बताया गया है 350 माइक्रोग्राम पर डे, जो बच्चा कितना है 0 से 12 माह का है। अगर यही पूछा जाए गर्भवती माता का विटामिन है वो कितना आवश्यकता होती है, तो इसको 900 माइक्रोग्राम पर डे आवश्यकता होती है। इसका चिन्ह आप जब आपके पास ऑप्शन आए तो ये देख लेना, इस तरीके से चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं माइक्रोग्राम। और धात्री माता का पूछा जाए, गर्भवती का 900 माइक्रोग्राम है पर डे और गर्भवती का है 950 माइक्रोग्राम पर डे, यानी एक दिन में उसको इतनी विटामिन की आवश्यकता होती है। एक तो शिशुओं का आ गया, एक विटामिन का आ गया, गर्भवती का आ गया और एक धात्री का आ गया। तो आपके 3 प्रश्न है ये एक साथ नहीं पूछे जाते हैं, इसके जो ऑप्शन बनाए जाएंगे वो इसी के अकॉर्डिंग है कि 350 दे दिया, 900 दे दिया और 950 दे दिया। तो ये आपको अब पता होना चाहिए कि ये जो विटामिन की मात्रा है वो कौन सी अवस्था के व्यक्ति के लिए कितनी आवश्यक होती है। और साथ में ये 1000 यहाँ पे है, 1000 माइक्रोग्राम पर डे पुरुष के लिए। तो पुरुष का आ गया आपको एक नॉर्मल पुरुष के लिए, और नॉर्मल जो आपकी गर्भवती माता है, धात्री माता है, जो प्रश्न बनता है आपका वो ज़्यादातर गर्भवती और धात्री से बनता है क्योंकि ये व्यक्ति की अतिरिक्त आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है। इसलिए कभी तो पूरा टोटल करके पूछते हैं और कभी कितनी आवश्यकता और अधिक होती है इस चीज़ के ऊपर ये प्रश्न पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न मैंने रखा है कि आरडीए 2020 में स्वस्थ भारतीय पुरुष जो कि वयस्क है उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है। प्रोटीन का यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, तो प्रोटीन का है 0.83 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन के अकॉर्डिंग उसको चाहिए। अब यहाँ पे ये वज़न वाली बात आती है, आपको हर चीज़ के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए कि जैसे प्रोटीन है और ये ही प्रोटीन की मात्रा जो 2010 की सारणी बनी थी तो उसमें क्या था 1 ग्राम
प्रति किलोग्राम वजन के अकॉर्डिंग, यानी व्यक्ति का वजन 50 किलो है तो उसको क्या चाहिए, 50 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन उसके भोजन में होना चाहिए। और यहाँ पर बात क्या है, 8.83 है, तो आपका अब क्या होना चाहिए, 0.83 है, वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर व्यक्ति का वजन 50 किलो है तो इतना ग्राम प्रोटीन है वो व्यक्ति को एक दिन में चाहिए। अगर व्यक्ति का वजन 70 किलो है तो उसको 0.83 को आपको 70 से गुना करना है। तो ये प्रति किलोग्राम वजन के अकॉर्डिंग उसकी आवश्यकता है, किसकी, एक पुरुष की। ठीक है, तो ये पुरुष और महिला दोनों के लिए ही आता है कि 50 किलो अगर वज़न इसमें मायने रखता है कि व्यक्ति का वज़न 50 किलो है तो आपको प्रोटीन कितना देना है उसको प्रतिदिन। अगर व्यक्ति का वज़न 80 किलो है तो उसको प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है। तो ये वज़न को आपको ध्यान रखना है। अब जो नई सारणी है उसमें 0.83 है, वो पर डे उसको पर किलोग्राम के अकॉर्डिंग उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे मैंने पूछा है कि 1 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लिए कार्बोज की आवश्यकता न्यूनतम कितना सेवन उसके लिए सुनिश्चित किया गया है। मतलब कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोज है, उसको कम से कम कितना एक दिन में लेना जरूरी है, ये पूछा गया है। तो आपको पता है कि पूरे दिन में किसी भी 1 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चे की बात की गई है, तो एक उम्र को 100 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक जो कार्बोहाइड्रेट है उस बच्चे को सुबह से लेके रात तक के उसके भोजन में आपको शामिल करना है। चाहे वो किसी भी रूप में उसको दिया जाए, चाहे वो रोटी के रूप में दिया जाए, चाहे वो दाल, खिचड़ी, चावल किसी भी रूप में दी जाए, तो उसको कम से कम उसकी आवश्यकता 100 ग्राम है। वो 150 ग्राम भी खा सकता है, उसकी अगर आवश्यकता पूरी हो रही है और उसको भूख है तो वो 200 ग्राम भी खा सकता है। ये बच्चे की एक्टिविटी के ऊपर निर्धारित करता है। तो यहाँ पे कार्बोज की मात्रा हो गई कि उसको पूरे दिन में न्यूनतम सेवन कितना करना चाहिए, तो 100 ग्राम तो उसका न्यूनतम सेवन हो गया, और 300 ग्राम है वो उसका क्या हो गया, अधिकतम है। वो 1 साल का बच्चा इतना ही खा सकता है, बाकी इससे ज़्यादा खा भी नहीं सकता है। रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में कैल्शियम की क्या सलाह होनी चाहिए। आपको सबको ये रजोनिवृत्ति क्या होती है या मासिक धर्म क्या होता है, इसके बारे में भी आपको अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। रजोनिवृत्ति होती है ये आपकी 45 से 50 की उम्र के बीच में ऐसा होता है। जब आपका मासिक धर्म खत्म हो जाता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, रजोनिवृत्ति कहा जाता है। तो ये रजोनिवृत्ति के समय जो महिलाओं के शरीर के ऊपर कैल्शियम का इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा देखा गया है। कैल्शियम की कमी के कारण महिलाओं के अंदर टिटेनी नामक जो स्थिति है, टिटेनी नामक स्थिति है वो आपकी उत्पन्न होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है। तो इससे मतलब इस स्थिति को बनाए रखने, इससे दूर रहने के लिए स्वस्थ महिला को एकदम बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि उसके भोजन में क्या होना चाहिए, कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए, जो कितना है 1200 मिलीग्राम पर डे उसका कैल्शियम है उसके भोजन में होना चाहिए। अब कैल्शियम मिलता किस में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम है वो जैसे आपकी पीली जितनी भी चीज़ें होती है उसमें सारे फ्रूट सब्जियों के अंदर मिलता है। साथ में दूध इसका सर्वोत्तम कैल्शियम, दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ होते हैं सब में आपको कैल्शियम की मात्रा है वो अधिकतम मिलती है। तो वह अपने भोजन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इनको शामिल करते रहना चाहिए। तो ये आपका रजोनिवृत्ति आ गया। रजोनिवृत्ति के साथ ही मासिक धर्म है, जो मैंने आपको कल वाली सारणी के अंदर आपको जो एज बताई थी 10 से 12 वर्ष, 10 से 12 या 13-14 वर्ष की उम्र के अंदर लड़कियों में मासिक धर्म की स्थिति आती है।
जिसके अंतर्गत जो लड़की होती है उसके शरीर में सारे शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं। तो ये परिवर्तन ही उसके अंदर मासिक धर्म की कंडीशन को व्यवस्थित करते हैं। तो उस समय भी महिला के जो शारीरिक विकास की गति होती है वो उच्चतम स्तर पे होती है। तो उस अवस्था को भी हमें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आगे प्रश्न है कि 2020 में गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन का मतलब होता है लोहा कितना लेना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है गर्भवती के लिए। तो आपको पता है कि गर्भवती माता के शरीर में एक बच्चे का पालन पोषण होता है और उस समय जो टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है वो भी इसी का ही कारण होता है। तो इस समय जो लोहे की आवश्यकता होती है वो आपको होती है 21 mg प्रति डे बताई गई है। तो एक गर्भवती के लिए जो आयरन की आवश्यकता होती है वो 21 mg प्रति डे होती है। इसके साथ ही एक लड़के के लिए जो कि कितना है 16 से 18 वर्ष का है तो उसके लिए भी 18 mg है वो लोहे की आवश्यकता मानी गई है। तो ये आपको कंसेप्ट है, इसमें आपको इधर उधर कुछ नहीं करना है, ये आपको सब रटना पड़ेगा क्योंकि इसमें आप अपनी मर्जी से हेरफेर नहीं कर सकते। ये कोई थ्योरी नहीं है कि आप इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको बना के लिख सकते हो। तो ये टॉपिक ही ऐसा ही है कि जो आपको फैक्ट पूछा है यही फैक्ट आपको याद करना है और इसको ही आपको आंसर में रिपीट करना है। तो इसके अंदर आप बिल्कुल भी अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। जो आपके पास ऑप्शन आएंगे वो बिल्कुल इसी तरीके से आएंगे कि इस एज वाले व्यक्ति के लिए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कितनी क्या आवश्यकता होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको ये देखना है। एक आपको जो आपका सेकंड नंबर का टॉपिक है उसके ऊपर भी यही डिस्कस करना है कि जो भार और माप की इकाइयाँ हैं, जैसे यहाँ पे हम कई जगह माइक्रोग्राम ले रहे हैं, कई जगह मिलीग्राम ले रहे हैं और कई जगह ग्राम बता रहे हैं, कई जगह किलोग्राम बता रहे हैं। तो यही सब आपको उस सारणियों के अंदर देखना है कि कौन सा भार किस चीज़ के अंदर हम रिपीट कर सकते हैं और किस तरीके से उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो आज के में हमारी MCQ इतनी है, इसके लिए और MCQ तैयार है मेरे पास, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।